साथियों, आज हम न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरोस्पोरा में बायोकेमिकल म्यूटेशन किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है और इसको मीडल एंड टॉटम ने किस तरह से जेनेटिक्स समझने में इस्तेमाल किया। मीडल एंड टॉटम को इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। न्यूरोस्पोरा, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक प्रकार का एस्कोमाइसीटीज़ का कवक है। यह इसकी जेनेटिक्स समझने से पहले हम इसके जीवन चक्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यह अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से जनन करता है। अलैंगिक जनन में यह शाकित कोनिडियम दर बनाता है और उसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं जो अंकुरित होकर वापस नए माइसेलियम का निर्माण करते हैं। यह कोनिडिया दो प्रकार से के बन सकते हैं। इसमें बड़े आकार के कोनिडिया भी बन सकते हैं जो बड़े कोनिडियम दर पे बनते हैं, और छोटे आकार के कोनिडियम दर पर छोटे कोनिडिया बन सकते हैं। छोटे कोनिडिया कभी कभी नर युग्मक का काम भी करते हैं जब लैंगिक जनन होता है। तो इस प्रकार इसका लैंगिक जनन पूर्ण होता है। लैंगिक जनन में यह प्रोटोपेरिथीसियम प्रकार का मादा जननांग बनाता है जिसको हम एस्कोगोनियम भी कह सकते हैं। और यह एस्कोगोनियम नर युग्मक जो छोटे या सूक्ष्म कोनिडियम होते हैं वो कभी कभी नर युग्मक का काम करते हैं, उसके साथ संयुग्मन करके फर्टिलाइज करता है और तत्पश्चात विभिन्न स्टेप्स में यह पेरिथीसियम का निर्माण करता है जिसके अंदर बहुत सारे एस्काई बनते हैं। इन एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। यह एस्कोस्पोर्स एक लाइन में अरेंज होते हैं और ये 4 से 8 हो सकते हैं। ज़्यादातर में यह 8 संख्या में 8 होते हैं, और क्योंकि ये एक लाइन में है तो ये हमको न्यूरोस्पोरा की जेनेटिक्स समझने में काफ़ी सहायक रहेंगे। तो इस प्रकार न्यूरोस्पोरा में जनन होता है। तो हमारा इसके एस्कस में इंटरेस्ट रहेगा। ये आप एस्कस देख रहे हैं, इस एस्कस में 8 कोनिडिया हैं जो एक लाइन में बने हुए हैं, और यह जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जिस सीक्वेंस में ये एक दूसरे से अलग होते हैं, कोशिकाएं अलग होती है, उस सीक्वेंस में ही ये यहाँ अरेंज होते हैं। तो जिस प्रकार इसमें जब उत्परिवर्तन होगा तो हम इसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम ये इसका वर्गीकरण है न्यूरोस्पोरा का, जिसमें ये बताया गया कि ये एस्कोमाइसीटीज़ का सदस्य है। अब एक चीज़ दिमाग में आती है कि साहब ये न्यूरोस्पोरा को ही जेनेटिक स्टडी के लिए क्यों उपयुक्त माना गया। तो उसके कई कारण थे जिसकी वजह से इसको जेनेटिक्स की स्टडीज़ के लिए उपयुक्त माना गया। उसमें मुख्य कारण, इसे संवर्धन माध्यम पर संवर्धित किया जा सकता है आसानी से। इसका जीवन चक्र बहुत लघु होता है जिसकी वजह से हमको परिणाम शीघ्र मिल जाते हैं। जो भी हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं उसके लिए जल्दी परिणाम मिल जाता है। इसकी कायिक कोशिकाएं अगुणित अवस्था में रहती है। इनकी कायिक कोशिकाएं वो अगुणित अवस्था में होने की वजह से इसमें जो भी उत्परिवर्तन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसमें हम देख पाएंगे। नेक्स्ट, इसमें अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा बनने वाले 4 या 8 एस्को बीजाणु एक कतार में लगे रहते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है तथा प्रत्येक को अलग अलग संवर्धित कर कवक जाल के लक्षण प्रारूप को अध्ययन किया जा सकता है। तो जो एस्कस में एस्कोस्पोर या एस्को बीजाणु बनते हैं वो एक ही कतार में बनते हैं, और उसके अंदर कोई अगर भिन्नता आई है तो वो हम उसको उसका माइसेलियम का निर्माण करके आसानी से
विभेदित कर सकते हैं। ये दो चित्र हैं जिसमें बीडल और टॉटम को बताया गया है, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा की जेनेटिक्स को समझाया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब हम न्यूरोस्पोरा में किस तरह से हम बायोकेमिकल म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। न्यूरोस्पोरा की जेनेटिक्स को बताते वक्त जेनेटिक्स पढ़ने के पर एक शोध करने के पश्चात बीडल एंड टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया। इसका मतलब यह है कि हर एक जीन एक विशेष एंजाइम का निर्माण करता है और हर एक विशेष एंजाइम हर एक बायोकेमिकल प्रोसेस में हर स्टेप के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो भी जीन डिफेक्टिव होगा वो एक पर्टिकुलर एंजाइम का निर्माण नहीं करेगा, और उस पर्टिकुलर एंजाइम का अगर निर्माण नहीं हुआ है तो वो जैव रसायन नहीं बनेगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि दो प्रकार के न्यूरोस्पोरा के स्ट्रेन लिए, एक वाइल्ड टाइप या वन्य प्रारूप जो एक मिनिमम मीडियम, या हम कह सकते हैं कि अपने अंदर सब जैव रसायनों का निर्माण करता है, और कम से कम जो बाहर से जो पदार्थ पोषक माध्यम से दिए जाने होते हैं उसमें ये संवर्धित कर जाता है। दूसरा स्ट्रेन एक्स रेज या यूवी रेज से न्यूरोस्पोरा को एक्सपोज करके फिर जो न्यूरोस्पोरा प्राप्त होता है उनसे लिए जाते हैं और उनके कोनिडिया लिए जाते हैं। इन कोनिडियाओं में एक्स रेज या यूवी रेज की वजह से कुछ उत्परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से इन न्यूरोस्पोरा में कुछ जैव रसायन जो न्यूरोस्पोरा खुद अपने आप में बनाता था वो बनाना बंद कर देता है। तो ऐसे कोनिडिया को जब हम वन्य प्रारूप या वाइल्ड न्यूरोस्पोरा से संयुग्मन करवाएंगे तो जब इसके फलस्वरूप जो इसका फलनकाय बनता है और एस्कस बनते हैं, उन एस्कस में हम देखते हैं कि 8 कोनिडिया 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। वो 8 एस्कोस्पोर 4 वन्य प्रारूप प्रकार के होंगे और 4 एक्सरे से एक्सपोज करने के बाद जो बनते हैं वो होंगे। तो इस प्रकार हम 4 असरसंश्लेषी कोनिडिया या एस्कोस्पोर्स होंगे और दूसरे सर्वसंश्लेषी एस्कोस्पोर। सर्वसंश्लेषी एस्कोस्पोर जो वाइल्ड टाइप से आए, जो जिनको हम मिनिमम मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। इन सबको जब हम पूर्ण पोषक पदार्थ पे ग्रो करेंगे, पूर्ण पोषक पदार्थ का मतलब ये है वो पोषक पदार्थ जिसमें मिनिमम मीडियम प्लस वो सब पदार्थ भी हमने डाले हैं जो न्यूरोस्पोरा अपने अंदर खुद बनाता है। ऐसे मीडियम पर जब हम इनको ग्रो करेंगे तो 8 एस्कोस्पोर इसमें ग्रो होते हैं। इस पे ग्रो किए गए न्यूरोस्पोरा को जब हम एक कंट्रोल पूर्ण माध्यम रखते हुए, दूसरा मिनिमम माध्यम रखते हुए और तीसरे में विटामिन मिनिमम माध्यम प्लस अमीनो एसिड और एक में विटामिन प्लस मिनिमम माध्यम, इस प्रकार 4 अलग अलग प्रकार के पोषक माध्यम हमें डालेंगे तो हमें ऐसे हम देखते हैं कि उसमें अमीनो अम्ल जिसमें हमने डाल रखा था उसमें न्यूरोस्पोरा संवर्धित नहीं हो रहा है। पूर्ण माध्यम क्योंकि इसमें सब तत्व हैं इसलिए इसमें संवर्धित होता है। मिनिमम माध्यम न्यूरोस्पोरा जो अपने अंदर तत्व बनाता था वो इसमें नहीं है, इसलिए और उत्परिवर्तन के पश्चात इसने बनाना बंद कर दिया तो उसमें नहीं संवर्धित हुआ। अमीनो अम्ल जिसमें हमने मिनिमम माध्यम में अलग से डाले उसमें भी न्यूरोस्पोरा नहीं संवर्धित हुआ। इसका मतलब ये है कि उत्परिवर्तन के पश्चात अमीनो अम्ल सिंथेसाइज होना बंद नहीं हुए। मगर जब हमने मिनिमम माध्यम
के साथ विटामिन को डाला तो न्यूरोस्पोरा संवर्धित हो रहा है। इसका मतलब उत्परिवर्तन के पश्चात कोई ना कोई विटामिन बनना बंद हो गया न्यूरोस्पोरा में। अब कौन सा विटामिन बनना बंद हुआ वो डिटेक्ट करने के लिए हमने फिर अलग अलग मिनिमल मीडियम में अलग अलग विटामिन डाले। इस प्रकार हमने EFGH अलग अलग विटामिन जब डालते हैं तो ये देखते हैं कि न्यूरोस्पोरा में दिए गए चित्र में विटामिन H जिसमें मिनिमल मीडियम के साथ डाला है उसमें न्यूरोस्पोरा संवर्धित हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि न्यूरोस्पोरा में विटामिन H बनना बंद हो गया था, जो हमने ऊपर से उसमें ऐड किया तो न्यूरोस्पोरा संवर्धित होने लग गया है। तो इस प्रकार न्यूरोस्पोरा में बायोकेमिकल डिटेक्शन ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेशन या जैव रसायनों के पथ को प्रदर्शित करने वाला एक्सपेरिमेंट बताते हैं। अगले चित्र में इसी को और विस्तार से बताया गया है कि इसमें हर अमीनो अम्ल में विटामिन को उसमें बताया गया है कि कौन सा जैव रसायन बनना बंद हुआ है। और इसमें हम देखते हैं कि इस चित्र में प्रोलिन जिसमें मिनिमल मीडियम में ऐड किया गया है उसमें न्यूरोस्पोरा संवर्धित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस में जब एक्सरे से एक्सपोज किया गया तो प्रोलिन बनना बंद हो गया था, जो मिनिमल मीडियम में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो ग्रो करने लग जाता है। तो इस प्रकार न्यूरोस्पोरा को वनस्पति शास्त्र का ड्रोसोफिला कहा जाता है। जिस प्रकार जंतु विज्ञान में ड्रोसोफिला को जेनेटिक स्टडीज करने के लिए उपयोग किया गया, उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र में न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक्स के अलग अलग फिनोमेना समझने के लिए यूज किया गया। इसी आधार पर बीगल एंड टॉटम ने वन एंजाइम थ्योरी दी और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। धन्यवाद।